हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको मानव पाचन तंत्र को हिंदी में समझाऊंगी और आप ये वीडियो लास्ट तक देखना। ये वीडियो देखने के बाद आपका पाचन तंत्र से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। स्टार्ट करते अपने वीडियो को सबसे पहले समझते हैं कि आखिर पाचन क्या होता है। अब अगर मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो जो पाचन का मतलब आप ये कह सकते हो कि जो हमारी कोशिकाएँ होती हैं वो बहुत ही छोटी होती हैं, ठीक है। अब जो खाना हम खाते हैं, जो भोजन हम खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, कितना बड़ा बड़ा होता है, और कोशिकाएँ कितनी छोटी छोटी होती हैं। तो क्या उतनी छोटी कोशिकाएं उतने बड़े बड़े खाने की एनर्जी को यूज कर पाएंगी? नहीं कर पाएंगी ना। इसीलिए खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट होना होता है ताकि जो हमारी कोशिकाएं हैं उस खाने को यूज कर पाए। यानी कि जो आपका कॉम्प्लेक्स फूड है उसको सिंपलर फॉर्म में वो कन्वर्ट होता है ताकि जो हमारी कोशिकाएं हैं, जो कि हमारी सेल्स हैं, वो उसे यूज कर पाए, यूटिलाइज कर पाए। इससे आसान पाचन की डेफिनेशन नहीं हो सकती है। सिंपली जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में कन्वर्ट करना ताकि कोशिकाएं उसका यूज कर सके, उसको यूटिलाइज कर सके, क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। अब पाचन क्या होता है ये समझ लिया। अब पाचन तंत्र, तंत्र मतलब बेसिकली क्या होता है? सिस्टम होता है, ठीक है। तो पाचन तंत्र यानी कि आपके पाचन में कौन कौन से ऑर्गन आपके हेल्प करते हैं, कैसे कैसे सारा काम होता है, पूरा सिस्टम क्या है, ये होता है पाचन तंत्र। अब पाचन तंत्र को समझने के लिए आपको डायग्राम समझना पड़ेगा। तो ये रहा डायग्राम, आपको इस डायग्राम को ध्यान समझना पड़ेगा। अब देखो, सबसे पहले हमारा मुंह आता है। जब हम खाना खाते हैं तो सबसे पहले कहाँ डालते हैं? पेट में। सीधे बॉक्स खोल के सीधे पेट में नहीं ना, कहाँ से खाना स्टार्ट करते हैं? अपने माउथ से, मुंह से। तो सबसे फर्स्ट ऑर्गन, सबसे फर्स्ट पार्ट क्या है? हमारा माउथ, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? मुंह के बाद क्या होता है कि आपको एक नली दिख रही होगी, एक पाइप दिख रहा होगा, जिस पाइप को हम कहते हैं ग्रसिका, इसे हम ग्रास नली भी कहते हैं, इंग्लिश में हम इसोफेगस और फिर फूड पाइप भी कहते हैं, ठीक है। तो इसके थ्रू खाना आपका अंदर आता है। उसके बाद आपका खाना अंदर आता है किसके अंदर? अमाशय के अंदर, जिसे इंग्लिश में स्टमक कहते हैं, ये आपका पेट होता है। उसके बाद क्या होता है? जो ये आपका अमाशय है, देखो ये कहाँ जा रहा है? आपके इस कोल शेप जो दिख रहा है, इसे हम कहते हैं शूद्रांत्र, जिसे इंग्लिश में हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। अब जब आप पाचन तंत्र पढ़ो ना, तो जो शूद्रांत्र होता है ना, कि जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जब स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ो तो आपको ये लगना चाहिए कि आप सिर्फ शूद्रांत्र नहीं पढ़ रहे, आप पित्ताशय, आप यकृत, आप अग्न्याशय, ये सब पढ़ रहे हो। ऐसा क्यों? क्योंकि जब खाना इस शूद्रांत्र के अंदर डाइजेस्ट होता है तो उस दौरान अग्न्याशय से निकलने वाले कुछ एंजाइम्स, कुछ फ्लूइड आपके यकृत से, आपके पित्ताशय से कुछ जूस, कुछ एंजाइम्स क्या होते हैं? जाते हैं कहाँ पे? आपके शूद्रांत्र में। और यहाँ पे आपका जो खाना होता है ना, जो भोजन होता है, वो कंप्लीट डाइजेस्ट यही होता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। खाना पूरी तरीके से पच जाता है। उसके बाद जब वो खाना होता है वो कहाँ जाता है? आपके बड़ी जो शुद्धांत होता है, सॉरी, जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? बृहदांत्र कहते हैं, इसके अंदर। अब बृहदांत्र में के बाद क्या होता है? जो आप खाना है उसमें जो वाटर होते हैं, यानी कि जो उसमें लिक्विड जो भी बचा कुचा है, वो क्या कर लेती है? बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। उसके बाद जो आपके अंदर बचा हुआ वो टोटली क्या है? वेस्ट है, वो आपके इस गुदा द्वारा यानी कि एनस के थ्रू बाहर निकल आता है। तो ये क्या है? आपका डायग्राम है। लेकिन अब इसको हम एक एक करके डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले पाचन की डेफिनेशन देखते हैं। तो क्या लिखा हुआ है? जटिल पोषक पदार्थों को विभिन्न रासायनिक क्रिया तथा एंजाइमों की सहायता से सरल, छोटे व घुलनशील पदार्थों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। कितना सिंपल है। क्या लिखा हुआ है? जटिल पोषक पदार्थों, ठीक है। उसको क्या करते हैं हम? विभिन्न रासायनिक क्रिया तथा एंजाइमों। अब आपके मन में आ रहा होगा ये एंजाइम क्या होते हैं भाई? जब आप खाना खाते हो ना, ठीक है, तो आपका जो खाना होता है वो, जैसे मैंने आपको बताया कि इस सिस्टम के थ्रू अंदर जाता है, एब्जॉर्ब होता है, डाइजेस्ट होता है, बाहर को एक्सक्रीट हो जाता है, ठीक है। तो ये एक मूवमेंट होता है, रिदमिक मूवमेंट करता है, वहाँ डाइजेस्ट होता है। उसके अलावा जगह टाइम टाइम पर कुछ कुछ एंजाइम सेक्रेट होते हैं जो कि आपके खाने को, आपके कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड को सिंपलर फॉर्म ऑफ फूड में कन्वर्ट करते हैं। तो एंजाइम का डाइजेशन बहुत ही मेजर रोल होता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं। देखो लिखा हुआ है मुंह। सबसे पहले कहते हैं मुंह में क्या होता है? पाचन की क्रिया की शुरुआत यहीं से हो जाती है। अब आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या आता है कि जो डाइजेशन है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? पाचन स्टार्ट कहाँ से होता है? तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं? लिखते हैं पेट से। नहीं, पेट से नहीं, मुंह से ही। जब आप खाना खाते हो तो आप अपने दांत से खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करते हो ना। पाचन का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना। और जब खाना खा रहे हो तो वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और उसके बाद आपके मुंह में लार प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? सलाइवा कहते हैं इंग्लिश में।
उस लार का काम क्या होता है बताओ? वो जो लार होता है ना, उसके अंदर एंजाइम होता है, जिस एंजाइम का नाम होता है सलाइवरी एमाइलेज। ठीक है, ये एक एंजाइम का नेम है। ये क्या करता है, जो आप खाना खाते हो उसमें जो स्टार्च प्रेजेंट होता है उसको वो सिंपल शुगर यानी कि ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, तोड़ने का कार्य करता है। और एक काम और भी होता है सलाइवा का, आपके लार का। क्या काम होता है? आपने देखा होगा छोटे बच्चों में लार बहुत ज़्यादा होता है। आपने देखा होगा कुछ बच्चे के मुंह से लार निकलता रहता है, हमेशा कहते हैं कैसा बच्चा है, हमेशा मुंह से लार निकलता रहता है। बट ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो ज़मीन पे खेलते रहते हैं, कुछ भी उठाकर मुंह में डाल लेते हैं, उनमें बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं, तो सलाइवा उन बैक्टीरियाज वगैरह को मारने का काम करता है। भगवान ये मान के चलता है कि आप ज़मीन पे गए, धरती पे कुछ गंदा बंदा कुछ भी खा लोगे उल्टा सीधा सामान, तो उसमें जर्म्स बैक्टीरिया हो सकते हैं, तो उसको जो सलाइवा जो आपका लार है वो मारने का भी काम करता है और आपके स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का भी काम करता है। तो माउथ में ही क्या हो जाता है, यानी मुंह में ही पाचन की क्रिया की शुरुआत मुंह में ही हो जाती है। आप इसके बाद स्टमक अमाशय नहीं लिखोगे, आप मुंह लिखोगे कि मुंह में ही पाचन क्रिया स्टार्ट हो जाती है। आगे पढ़ते हैं। जो कह रहा है कि पाचन क्रिया की शुरुआत यहीं से हो जाती है। हमारे मुंह में लाला ग्रंथि, जिसे हम सलाइवरी ग्लैंड कहते हैं, जिसे हम लाल ग्रंथि भी कहते हैं। अभी मैंने बताया कि एक एंजाइम सेक्रेट होता है, वो कौन करता है? हमारे मुंह में ना क्या प्रेजेंट होता है? एक लार ग्रंथि, इसे हम लाला ग्रंथि भी कहते हैं, इंग्लिश में इसे हम सलाइवरी ग्लैंड कहते हैं। ये प्रेजेंट होता है, यही लार सेक्रेट करता है। और उस लार के अंदर कौन सा एंजाइम होता है? सलाइवरी एमाइलेज नाम का एक एंजाइम होता है। ठीक है, कह रहा है कि जो कि लार उत्पन्न करती है और इसमें एमाइलेज नाम का एंजाइम होता है जो स्टार्च को ग्लूकोज में तोड़ देता है या फिर कन्वर्ट कर देता है बेसिकली। ठीक है, समझा दिया। अब उसके बाद क्या होता है? खाना मुंह में है, मुंह के बाद कहाँ आएगा? आपके ग्रसिका यानी कि ग्रास नली में। ग्रास नली में ऐसा बेसिकली कुछ ज़्यादा डाइजेशन नहीं होता। ये क्या करता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करता है, रिदमिक मूवमेंट करता है। अब जब आप खाना खाते हो, ठीक है, तो अगर मान लो खाना सीधे मुंह में डालो और सीधे पेट में गिरे, धैड़, फिर से आपने मुंह में खाना कुछ भी डाला और सीधे वापस वो पेट में गिरे, तो चोट लगेगी ना पेट में। आप एक बार खाओगे पेट पकड़ लोगे, फिर से खाओगे फिर पेट पकड़ लोगे। तो बहुत ही रिदमिक मूवमेंट होता है इस ग्रास नली जो आपकी ईसोफेगस है उसके अंदर बहुत ही रिदमिक मूवमेंट होता है। धीरे धीरे आपका जो खाना होता है वो आपकी अमाशय तक आता है। हम इसके बारे में पढ़ते हैं, ग्रास नली ग्रसिका के बारे में। ग्रास नली यह करीब 25 सेंटीमीटर लंबी होती है, लर्न करना 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ग्रास नली में जो कह रहा है क्रमाकुचन गति, जिसे हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं, वो होता है। इसका मुख्य काम भोजन को मुख्य गुहा से अमाशय में पहुंचाना होता है। मुख्य गुहा, सॉरी मुख्य नहीं, मुख्य गुहा। तो मुख्य गुहा मतलब क्या होता है? गुहा मतलब सिंपली कैविटी, खाली स्पेस। अब देखो ये हमारा माउथ है, ठीक है, इसके अंदर जो स्पेस है, जो खाली खोखला जो स्पेस है, उस खाली स्पेस को हम क्या कहते हैं? गुहा कहते हैं, कैविटी कहते हैं। तो इसका मेन काम क्या होता है कि खाने को मुख गुहा से आपकी अमाशय तक पहुंचाने का काम होता है। और ये तकरीबन कितनी लंबी होती है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये इसके अंदर मूवमेंट कैसा होता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, रिदमिक मूवमेंट होता है। जैसे हिंदी में आप कौन सी गति कहते हो? क्रमाकुचन गति। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं अमाशय। अब खाना आपके कहाँ पे आ गया है? पेट। आपका पेट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो आपका अमाशय है वो भी बहुत क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है। इसी पेट में आपका जो खाना होता है ना, HCl प्रोड्यूस होता है, जिससे रिलेटेड बच्चों के मन में डाउट आता है। क्या डाउट आता है? अभी पढ़ते हैं। अब देखो, कह रहा है भोजन 4 घंटे तक अमाशय में रहता है। 4 घंटे तक कहाँ रहता है? अमाशय में रहता है। अमाशय में उपस्थित जठर ग्रंथियों। एक बात और, जब जब आप पाचन तंत्र पढ़ो, मानव पाचन तंत्र पढ़ो, तो जितने भी ग्लैंड्स आते हैं, जितनी भी ग्रंथियाँ आती हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ग्रंथियों के बारे में क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो आप ग्रंथियों को जब पढ़ो तो सतर्कता से पढ़नी चाहिए, बहुत ही अटेंशन देकर पढ़ना चाहिए। तो क्या कह रहे हैं? हमारे पेट में कौन सी ग्रंथि प्रेजेंट होती है? जठर ग्रंथि। और हमारे मुंह में कौन सी ग्रंथि प्रेजेंट होती है? हमारा लाला ग्रंथि, जिसे हम लाल ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पेट में क्या प्रेजेंट है? जठर ग्रंथि, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड? गैस्ट्रिक ग्लैंड। पाचन कार्य करती है। अमाशय में जो उपस्थित जठर ग्रंथि है वो भी किसमें उसका रोल है? पाचन कार्य में उसका रोल है। क्या रोल है देखते हैं। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl एसिड, ठीक है, एक प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन तथा श्लेष्मा, श्लेष्मा मतलब बेसिकली बलगम कह सकते हो, जिसे इंग्लिश में म्यूकस कहते हैं, का श्रावण यानी कि सिक्रेशन करती है। किस चीज का? वापस लर्न करो। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक प्रोटीन पाचक एंजाइम यानी पेप्सिन, और तीसरा श्लेष्मा। वापस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, आपका पेप्सिन और आपका श्लेष्मा, 3 चीजों का श्रावण करती है। उसके बाद क्या होता है? जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है बेसिकली वो काम क्या करता है? आप खाना खाते हो,
आपके खाने को डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है? आपका HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब आपके मन में आ रहा होगा, ओ माय गॉड, HCl इतना खतरनाक एसिड, ये हमारे पेट को जलाता नहीं है? अगर मान लो हमारी बॉडी पे कहीं HCl अगर गिर जाता है तो हमारी बॉडी तो जल उठेगी, लेकिन अगर वो HCl हमारे पेट में रहता है तो हमारे पेट को कोई हार्मफुल या फिर हार्म नहीं पहुंचता? तो उसका जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि आपने ये भी पढ़ा ना कि वो म्यूकस श्लेष्मा का भी सेक्रेशन करती है। अब जो श्लेष्मा होता है ना, वो हमारी जो पेट होता है, जो आमाशय उसकी लाइनिंग पे प्रेजेंट होता है, जिसके कारण से जो HCl है उसका प्रभाव नहीं पड़ पाता हमारे स्टमक पे, और जो वो म्यूकस है वो उसे हमारे पेट को, हमारे आमाशय की जो लाइनिंग है उसे हार्म करने नहीं देती है। ठीक है, एक बात और जो कि इसी से रिलेटेड है और आपके बुक में भी है कि आपने अक्सर लोगों को सुना होगा कि वो कंप्लेन करते हैं कि उन्हें गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है, उनके पेट में गैस बन रहा है। ऐसा क्यों? ये HCl की ही देन होती है। अब HCl की देन क्यों है पूछो? क्योंकि HCl काम क्या है? खाने को डाइजेस्ट करना। अगर आप ज़्यादा खाना खाओगे तो ज़्यादा HCl प्रोड्यूस होगा, तो आपको एसिडिटी की समस्या होना बहुत ही आम बात है। अगर आप बहुत ही तला भुना खाते हो तो उसको HCl को लगता है, आपके पेट को लगता है यार इसने क्या खा लिया है, इसको पचाने के लिए तो ज़्यादा HCl प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अब ज़्यादा HCl जब प्रोड्यूस हो रहा है तो आपको एसिडिटी भी तो होगी ना। तो उस कंडीशन में आप क्या करते हो? इनो खाते हो, पीते हो। इनो को क्या कहते हैं हम? मतलब वो उसका ऐड क्या आता है? काम शुरू करे सिर्फ 6 सेकंड में। क्यों? क्योंकि HCl एसिड है, और जब आप इनो पीते हो तो वो इनो क्या है? बेस है, और एसिड और बेस आपस में मिलकर क्या कर देते हैं? न्यूट्रल कर देते हैं, और हमारी एसिडिटी 6 सेकंड में गायब हो जाती है। तो ये रहा आपका इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो कह रहा है कि स्टार्ट करते हमने पढ़ लिया। उसके बाद जब वो खाना है, आमाशय में आया, एसिड प्रोड्यूस हुआ, उसके बाद जठर ग्रंथि ने प्रोड्यूस किया उसको, उसके बाद जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है खाने को वो डाइजेस्ट करता है, ज़्यादा हो गया तो एसिडिटी की समस्या हो जाती है, और अगर हम इनो खाते पीते हैं तो वो एसिड और बेस आपस में एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं। ठीक है, HCl हमारे पेट को हार्म क्यों नहीं पहुंचाता? क्योंकि उसमें म्यूकस की एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो कि हमारे पेट को हार्म होने नहीं देती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है शूद्रांत्र। अब हमारा कहाँ पे आ गया? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन पे। अब शूद्रांत के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो देखो लिखा हुआ बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। शूद्रांत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन स्थल है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, बेसिकली इसके अलावा जो चीज़ें होती हैं, जो विटामिन होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, जो वाटर होते हैं, इनको डाइजेस्ट होने की ज़रूरत नहीं होती, ये हमारी बॉडी में डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं ना आपके, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इन्हीं को डाइजेस्ट होना पड़ता है। तो लिखा हुआ है कि इस कार्य के लिए यह यकृत, यकृत मतलब आपका लिवर, ठीक है, यकृत तथा अग्न्याशय यानी कि आपका पेनक्रियाज से श्रावण प्राप्त करती है। यानी कि आपके कार्बोहाइड्रेट, आपके प्रोटीन और आपके वसा को डाइजेस्ट करने के लिए, पाचन की क्रिया के लिए आपके यकृत और आपके अग्न्याशय यानी कि आपका लिवर और आपका पेनक्रियाज, इनसे कुछ श्रावण प्राप्त करती है। उसके बाद आपके डाइजेशन की प्रक्रिया पूरी होती है। क्या शूद्रांत में वसा बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है। क्या जो आपका फैट होता है वो शूद्रांत में बड़े मॉलिक्यूल्स के रूप में होता है, जिस पर एंजाइम का काम करना मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत बड़े हैं ना, तो इन पे एंजाइम जो होते हैं वो उतने इफेक्टिवली काम नहीं कर पाते हैं। अब उसके बाद क्या होगा? एंजाइम्स इस पे काम कर ही नहीं पा रहे हैं, तो क्या आपके पेट में जो आपका फैट है वो डाइजेस्ट नहीं होगा? होगा। कैसे होगा? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कह रहे देखो कि पित्त लवण, पित्त मतलब आपका ये पित्ताशय जो है ना, जो आपका गॉल ब्लैडर है, ये सॉल्ट, ठीक है, पित्त लवण उन्हें छोटी गोलिकाओं में खंडित करता है। कि जो आपके वसा बड़ी बड़ी गोलिकाओं में मौजूद थे, जो आपका पित्त लवण होता है वो क्या करता है? उसको छोटी गोलिकाओं में कन्वर्ट करता है, जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। जिसके बाद क्या होता है? जो आपकी एंजाइम है उस पर ज़्यादा इफेक्टिवली काम कर पाते हैं। अग्न्याशिक रस का स्रावण करता है, यानी कि जो आपका ये पेनक्रियाज है वो पेनक्रियाटिक जूस का सेक्रेशन करता है, जिसमें प्रोटीन के लिए ट्रिप्सिन, ध्यान से पढ़ना इसको, ट्रिप्सिन एंजाइम, और इमल्सीकृत वसा के लिए आपका लाइपेज एंजाइम होता है। बहुत ध्यान से पढ़ना, इसको अंडरलाइन कर लो। ट्रिप्सिन और आपका
लाइपेज एंजाइम। दोबारा पढ़ देती हूँ मैं एक बारी। तो कह रहा है कि अग्न्याशय से अग्न्याशिक रस का श्रावण करता है, यानी कि पैनक्रियाज आपका पैनक्रियाटिक जूस को सेक्रेशन करता है, जिसमें प्रोटीन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम और एमल्सीकृत वसा के लिए कौन सा एंजाइम होता है, लाइपेज एंजाइम का श्रावण करता है, जिसके कारण से जो डाइजेशन है वो आपकी पॉसिबल हो पाती है। आप इसका स्क्रीनशॉट लो। इसके आगे अभी आपका शुद्रांत कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी मैं इसको आगे कंटिन्यू करती हूँ। सो गाइज, अब हम अपने शोधरांत को कंटिन्यू करते हैं। देखो लिखा हुआ है, और सबसे मेन पॉइंट है जो अब तक का जो हमने सब कुछ पढ़ा है ना, अब जो पढ़ रहे हो बहुत ही मेन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि अब हम लास्ट स्टेज पे आ रहे हैं अपने डाइजेशन के, अपने पाचन के। तो पढ़ते हैं। तो लिखा हुआ है, इसमें उपस्थित एंजाइम किस में उपस्थित, भूल तो नहीं गए, इसके पहले क्या पढ़ रहे थे हम, शोधरांत पढ़ रहे थे। तो इसके अंदर जो एंजाइम आए हुए हैं कहाँ से आए हैं, मैंने आपको बताया था कि कुछ यकृत, हमारे पित्ताशय, हमारा अग्न्याशय, कुछ एंजाइम्स कुछ जूसेस सेक्रेट करते हैं। तो वो एंजाइम कहाँ उपस्थित, हमारे शोधरांत के अंदर वो उपस्थित है। तो वो क्या कर रहा है कि इसमें उपस्थित एंजाइम अंत में प्रोटीन को अमीनो अम्ल, ठीक है, प्रोटीन को अमीनो अम्ल, जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तथा वसा को वसा अम्ल में कन्वर्ट करते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मार्क कर लो, ठीक है। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होना होता है ना, सिंपल फूड में, यानी कि जटिल पदार्थ को सरल पदार्थों में कन्वर्ट होना होता है। तो वही कन्वर्ट क्या हो रहे हैं कि हमको मेनली किन चीज़ों का पाचन करना पड़ता है, हमको प्रोटीन का, वसा का, कार्बोहाइड्रेट का, इन्हीं का पाचन करना पड़ता है। तो यही अपने सिंपलर फॉर्म में क्या हो रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं। और किस चीज़ का सिंपलर फॉर्म क्या होता है, ये लर्न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी लर्न कर लो, फिर से बता देती हूँ कि क्या हो रहा है। प्रोटीन को अमीनो अम्ल, याद करना, प्रोटीन अमीनो अम्ल में, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, और जो वसा है उसको वसा अम्ल में क्या हो जाता है तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाते हैं। उसके बाद अब सिंपलर फॉर्म में हो गए। तो जो हमारी इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, जो हमारा शोधरांत है ना, इसके अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में विलाई कहते हैं। वो क्या करते हैं, ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होता है। जो खाना आपका कंप्लीटली यहाँ पे पच गया है, डाइजेस्ट हो गया है, वो उस विलाई के थ्रू आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। और सब कुछ, जो भी कुछ खाया पिया, अच्छी चीज़ खाई तो अच्छी चीज़, बुरी चीज़ खा ली है, जंक फूड वगैरह तो बुरी चीज़, सब कुछ आपके ब्लड के थ्रू होते हुए आपकी कोशिकाओं तक पहुँच जाता है। अब हिंदी में पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, शूद्रांत्र के आंतरिक आस्तर पर उंगली जैसे, यानी कि उंगली जैसे प्रवर्धन, यानी कि प्रोजेक्शन होते हैं, जिन्हें हम दीर्घ रोम कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें, हम दीर्घ रोम कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम विलाई कहते हैं। दीर्घ रोम में रुधिर यानी कि ब्लड वाहिकाओं की बहुतायत होती है, यानी कि इसमें जो दीर्घ रोम होता है, इसमें ब्लड की सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है। कुछ कुछ हिंदी में ना थोड़ा टफ लैंग्वेज में लिखा होता है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने, मतलब वैसे हिंदी आसान भी होती है, बट कभी कभी क्या होता है, हिंदी थोड़ी सी टफ हो जाती है। तो आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, बट ज़्यादा उसको तोड़ मरोड़ हम नहीं सकते हैं। तो दीर्घ रोम को हम दीर्घ रोम ही लिखेंगे, जाहिर सी बात है। तो कह रहा है कि जो दीर्घ रोम है उसमें रुधिर यानी कि खून, यानी कि आपके ब्लड वाहिकाओं की, ब्लड की सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है, जो भोजन को अवशोषित करके, अवशोषित मतलब एब्जॉर्ब करके शरीर की कोशिकाओं तक पहुँचाते हैं। शुरू में पढ़ा था ना कि खाने का मेन मकसद कहाँ पहुँचना है, कोशिकाओं तक, क्योंकि हमारा जो सेल है वो क्या है, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है ना, सारा काम उसी से तो परफॉर्म करते हैं। जो मैं आपको दिख रही हूँ या फिर जो आप खुद हो, वो सब किसके बने हुए हो, कोशिकाओं के बने हुए हो। तो उनको एनर्जी चाहिए ना, तो उसी लिए जो उतना खाना खाते हैं उसको हमें छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करते हैं, इतने छोटे टुकड़े कि हमारी कोशिकाएं उसको क्या कर पाएँ, एब्जॉर्ब कर पाएँ। तो यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट हो गया था, होते होते खाना भी कहाँ पे आ गया, हमारे शूद्रांत में आ गया। यहाँ पे प्रोसेस कंटिन्यू लगा पड़ा है। उसके बाद जो दीर्घ रोम है, जो विलाई है, वो से वहाँ पे ब्लड की सप्लाई बहुत ज़्यादा है, वो उस खाने को एब्जॉर्ब करती हैं और ब्लड के थ्रू हमारी सारी कोशिकाओं तक पहुँचाती हैं। फिर कोशिकाओं अपने सारे फंक्शंस के लिए, रिपेयरिंग करनी हो, एनर्जी के लिए हो, उस सारे कामों के लिए क्या करती है, उस एनर्जी का यूज़ करती हैं। उसके बाद क्या होता है, देखो बृहदांत्र आपका। अब आ गए हम अपने लार्ज इंटेस्टाइन पे, ठीक है। कह रहा है बिना पचा भोजन बृहदांत्र में भेज दिया जाता है। जो खाना अब पच गया, मतलब जो पच गया वो तो हमने एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन जो भी नहीं बचा, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, वो कहाँ जाता है, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन यानी हमारे बृहदांत्र में जाता है। कह रहा है जहाँ दीर्घ रोम इस पदार्थ में से जल का अवशोषण कर लेते हैं। जहाँ पे क्या होता है कि अब यहाँ पे दीर्घ रोम प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या होता है कि जो वाटर है, जो लिक्विड फॉर्म ऑफ चीज़ें प्रेजेंट है, वो क्या कर लेती है, हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेती है दीर्घ रोम के थ्रू। अब मैं यहाँ पे एक फैक्ट बता दूँ आपको, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट। लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन,
स्मॉल इंटेस्टाइन एक्चुअली में लार्ज इंटेस्टाइन से बड़ी होती है, फिर इसको स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं? वीडियो को पॉज करो, अभी इसका कमेंट में आंसर दो। चलो अब मैं आपको बताती हूँ, अगर आपने पॉज करा होगा ईमानदारी से, तो अगर नहीं पॉज करा तो आंसर सुनते हैं। जो उसका आंसर है वो ये है कि स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इसलिए कहा जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन की क्षुद्रांत को स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सरफेस एरिया में कम होती है, लंबी भले होती हैं बट सरफेस एरिया में क्या होती हैं, ये कम होती हैं। और जो लार्ज इंटेस्टाइन है ये भले छोटी होती है बट ये सरफेस एरिया बहुत ही क्या होती है, ज़्यादा होती है, इसलिए स्मॉल को स्मॉल कहा जाता है, जबकि एक्चुअली वो लॉन्ग होती है बट सरफेस एरिया उसका कम होता है। और लार्ज इंटेस्टाइन को हम लार्ज कहते हैं जबकि वो शॉर्ट होती है बट उसका सरफेस एरिया क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या गया हमारा गुदाद्वार, अन्य पदार्थ, जो कि अब इसमें जो लिक्विड एब्जॉर्ब करने के बाद जो बच गया अन्य पदार्थ गुदाद्वार द्वारा शरीर से बाहर निकल आता है, क्योंकि अब हमारे शरीर को इसका कोई भी काम नहीं, इसे हम एक्सक्रीट कर देते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ गाइज आपको आज का टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई देने की बहुत ही जल्द कोशिश करूँगी। और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे एक लाइक ज़रूर करें। दैट्स ऑल, बाय गाइज।